फ्रेंड्स, अपन अब देखते हैं कि किसी भी अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कुछ जनरल क्वेश्चंस है वो कंफ्यूजन जो हर एक परीक्षार्थी के दिमाग में रहते हैं, तो उनको अपन किस तरह से सोचते हुए और परीक्षा की तैयारी करें। तो अपन जनरली सोचते हैं कि किस तरह से कोई भी परीक्षा में जाने से पहले अपना मीडियम किस तरह से प्रभावित करता है। यानी एक सिंपल सी बात है कि बच्चा सोचता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, इंग्लिश मीडियम वालों का सक्सेस रेट ज्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके वहां पर एग्जाम के अंदर आंसर लिखे हुए हैं वो चेक होते हैं। आपके एग्जाम के अंदर जो एक्सप्रेशन पावर है, आपकी नॉलेज की पावर है, वो किसी भी मीडियम में हो सकती है। कॉमनली ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश मीडियम के लोगों की सक्सेस रेट ज्यादा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी मीडियम के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। आपका हो सकता है कि एकेडमिक के अंदर मीडियम हिंदी हो और आप एग्जाम के अंदर मान लो इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी आपके वहां पर वर्ड्स को वेइंग करके और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका मीडियम ही आपका सिलेक्शन का बेस बन जाए। हो सकता है कि किसी मीडियम में सक्सेस रेट ज्यादा है, तो ये बात अलग है कि इंग्लिश में लिखने वालों की सब्जेक्ट के ऊपर या मैटर के ऊपर पकड़ अच्छी होगी, हिंदी वालों की पकड़ नहीं होगी, एक्सप्रेशन पावर, क्रिएटिविटी नहीं होगी। इन चीजों के कारण से आपके मार्क्स में वेरिएशन होता है। कभी भी मीडियम के कारण वेरिएशन नहीं हो सकता। आप किसी स्टेज पे मीडियम चेंज कर सकते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम से है तो भी आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इंग्लिश नॉर्मल बोल सके। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बिल्कुल पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं वो इंग्लिश का यूज करते हैं, तो आपको इंग्लिश के काफी वर्ड्स आने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश आती है तो आप बिल्कुल एकदम टफ इंग्लिश बोलें। बिल्कुल यू कैन स्पीक वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है वो बोल सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आपको मीडियम लेना है तो आपको टफ वर्ड सीखने पड़ेंगे। वैसे तो जिनका हिंदी मीडियम है उनको हिंदी भी अच्छे तरह से नहीं आती। मैं तो मानता हूं कि हिंदी है वो इंग्लिश से भी टफ लैंग्वेज है, तो इसलिए आप कोई भी मीडियम है वो चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जनरली अपन देखते हैं कि आपके पास में अप्रोच है कि नहीं है। आप किसी परीक्षा में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि उसकी तो फलाने की इतनी सिफारिश थी, यानी कोई पॉलिटिकल सिफारिश है, या फिर देखते हैं कि किसी ने पैसा चलाया, रिश्वत चलती हो। तो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी इन परीक्षाओं के अंदर परीक्षार्थी की एबिलिटी देखते हुए सिलेक्शन किया जाता है। हो सकता है कि आटे में नमक, यानी एक दो किसी की सिफारिश है या कहीं न कहीं चल जाता होगा, क्योंकि अपन रोज देखते हैं कि कोई रिश्वत लेते हुए लोग पकड़े भी जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन किसी मेहनती स्टूडेंट को रोका नहीं जा सकता। यानी सिफारिश से, पैसे से किसी गलत आदमी का सिलेक्शन हो सकता है, वो रेयर केसेस में होता है, लेकिन किसी मेहनती स्टूडेंट को रोका नहीं जा सकता। कभी भी सिफारिश, मैंने तो कभी आज तक मेरी कोई ऐसी सिफारिश नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से हूं, ना मेरी कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, ना मेरे पास पैसा था किसी को देने के लिए, ना मैंने किसी को पैसा प्रपोज किया, ना मैं सिफारिश तक पहुंचने लायक मेरे पास में कोई ऐसा सर्कल था। लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन होता है। तो आपका बिल्कुल, आपकी एबिलिटी है वो चेक होती है और आप अच्छे से तैयारी करके और बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी पैसे के आराम से सिलेक्शन करवा सकते हैं। फिर जनरली सोचते हैं कि हमारा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी आपका एक एकेडमिक रिकॉर्ड। बच्चे सोचते हैं कि भी मेरा 10th में परसेंटेज कम था, किसी के एक तो मेरिट में आया हुआ है, बिल्कुल किसी के कम परसेंटेज है, कोई एवरेज है, तो वो परसेंटेज किसी परीक्षा का पैमाना नहीं हो सकते। आपको उस परीक्षा में, उस समय में, और इवन जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उस समय में आप उस लाइन के अंदर क्या लिखते हैं उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोर्ड में किसी मेरिट में ले आए और आदमी बिना एग्जाम में लिखे हुए और पास हो जाएंगे। ये जरूर है कि किसी ने पहले से मेहनत की है तो आगे वो बिल्कुल उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो आगे नई चीजें सीखने में उसमें हेल्प करेगी। तो ये सब चीजें, अगर आपके बहुत कम परसेंटेज है तो आज ही आप स्कूल की बुक्स को वापस अच्छे से तैयार करके और एक मेरिट होल्डर के बराबर तैयारी कर सकते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरिट होल्डर है वो भी 15-15, 16-16 साल तैयारी करते हैं। यानी मेरिट में आगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे
आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड के या एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल कोई इसी तरह से हेल्प नहीं करता। ये जरूर है कि आपकी एक अच्छी तैयारी है तो वो आगे से आगे कम्युनिकेशन में जुड़ती रहेगी। फिर है कोचिंग का रोल। देखो कोचिंग क्या करती है कि किसी बच्चे को टॉपिक है उसको समझाने में या फिर एक तरह से मटेरियल को इकट्ठा करने में, जो मटेरियल को इकट्ठा करके और डोंकी वर्क है वो करने में हेल्प करता है। तो आज की तारीख में ये सारा का सारा स्टफ है वो यूट्यूब है वगैरह इस पे अवेलेबल है। वैसे भी कोरोना के अंदर है वो कोचिंग है, स्कूल है, सब बंद पड़ी है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग पकड़े ही पकड़े, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोचिंग में गया उसको कोई पार्शियल डी करके रोका जाता है। तो एक कोचिंग अपने आप में एक सीखने का माध्यम है। आप कोचिंग में जो सीख सकते हैं वो चीज आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। कोचिंग जाने के अपने डीमेरिट्स है, समय खराब होता है, आने जाने में समय खराब होता है, फ्रेंड सर्कल बनता है, इजी चीजें पढ़ाने में कोचिंग वाले आपका समय खराब करते हैं। तो ये चीजें डीमेरिट्स भी है। लेकिन बच्चे के मन में भय होता है कोचिंग का, और आज तरह से इन्वायरमेंट है तो कम से कम एक बार कोचिंग जाने की हर कोई चेष्टा करता है। तो एक बार मान लो आपके भी दिमाग में है कि कोचिंग जाना ही जाना है, तो या तो आपको कोचिंग मिले तो आप एक बार कोचिंग में पढ़ लीजिए, और या फिर उस चीज को एज ए आज यूट्यूब पे देख के और अपनी कोचिंग की जो भड़ास है वो निकाल लीजिए। यूट्यूब हो या कोचिंग पे देखने से आपका जो भी कठिन टॉपिक है, नया टॉपिक है जो आपके लिए, वो इजी बन जाता है। इस तरह से कोचिंग या यूट्यूब है वो आपको हेल्प जरूर करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग जाए ही जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। फिर अगर आपका जॉब यानी आपका कोई बैकग्राउंड है, आपने जॉब है आपके पास में, या आप अनएम्प्लॉय है, तो उसका किसी कंपटीशन के इंटरव्यू या उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जॉब के कारण जनरली होता यूं है कि आपके पास अगर जॉब है तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। ये कभी नहीं होता कि आपके पास में जॉब है तो बहुत सारा समय चला गया और आप पढ़ नहीं सकते। जॉब के कारण भी आप बिल्कुल इस तरह से कॉन्फिडेंस में रहकर और तैयारी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि जिनके पास जॉब नहीं है, जो खाली बैठे हैं, वो भी 15-15 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपके पास जॉब है और आप रोजाना 4-5 घंटे देते हैं तो वो भी आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। यानी ये चीजें आपके एफिशिएंसी यानी कितना आप माइंड के अंदर वो ग्रास्प कर पाते हैं, पकड़ कैसी बनाते हैं, और किस तरह से आप एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करते हैं, इन चीजों पे डिपेंड करता है। यानी आपका बेसिक जो जॉब है या नहीं है इसकी कोई आपको सिंपैथी नहीं मिलने वाली। यानी आप किसी बड़े ऑफिसर हैं और आपको ऐसा लगेगा ये इसमें आपको बेनिफिट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं है। आप बेरोजगार हैं और आपको बहुत सहानुभूति मिल जाए कि बिल्कुल बेरोजगार इस बच्चे का सिलेक्शन कर लें, ऐसा भी नहीं है। यानी जॉब के कारण आपको कोई इस तरह से मतलब कोई प्रभावित नहीं कर सकता कि आगे एग्जाम कैसे होगा। फिर है आपकी फिजिक। जनरली अपन सोचते हैं कि फिजिक यानी दिखावट में कैसा है, बॉडी कैसी है, स्मार्टनेस है कि नहीं है, कैसे किस तरह से हेयर स्टाइल है, ड्रेसअप कैसा है, टाई है कि नहीं है, इन चीजों का किसी कंपटीशन या इंटरव्यू के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इन चीजों का कोई असर वैसे नहीं पड़ता। यानी आपको किसी न किसी प्रशासन में जाना है, किसी न किसी जॉब में जाना है, तो वहां पर आप किस तरह से उसको कमांड कर पाते हैं, यानी आपको प्रशासन चलाने में आप सक्षम प्रतीत हो सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने या नहीं, ये चीज देखी जाएगी। बाकी आपकी फिजिक बिल्कुल कोई पहलवानी करवानी है नहीं, ना आपकी कलर फेयरनेस से आप किसी ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेने जा रहे हैं, यानी इन चीजों का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर है सिंपैथी। यानी आप कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे सहानुभूति मिल जाए, तो ऐसा भी जनरली नहीं होता है। अपन इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, हम शो करते हैं कि भाई मैं बेरोजगार हूं, मैंने ये छोटा कंपटीशन दे रखा है, मेरा नॉलेज का लेवल कम है, मैं विडो हूं, या मैं डाइवोर्स हूं, या किसी कोटे से हूं, या आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो इन चीजों की आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी। यानी वहां पर यह देखना है कि आपको अगर कंपटीशन पास करके और आप जो जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उस पोस्ट के काबिल है या नहीं, इन चीजों को देखा जाएगा। बाकी सारे बैकग्राउंड आप रूरल हैं, मतलब किसी ग्रामीण बैकग्राउंड से है, तो आपको बेनिफिट पढ़ाई में हो सकता है, क्योंकि आप एक रूरल बैकग्राउंड से है तो आप सारी चीजें हैं वो देखते हैं। यानी रूरल बैकग्राउंड में रोड्स देख ली, लाइट की क्या है, पानी की क्या व्यवस्था है, फार्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, सारी चीजें रूरल में है। लेकिन आपको कहीं पर भी सिंपैथी नहीं मिलने वाली है।
रूरल एरियाज में भी लोग रहते हैं, अर्बन की भी चैलेंजेस है। तो सारी चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके और रूरल को भी एडमिनिस्टर करते हैं और अर्बन लोगों को भी आपको देखना है। अब देखते हैं, जनरली बच्चे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम की डेट। तो एग्जाम की डेट अपन यूपीएससी में देखते हैं कि कैलेंडर फिक्स होता है, तो उस आधार पे एग्जाम हो ही जाता है। जनरली यूपीएससी एग्जाम को एक्सटेंड नहीं करती, लेकिन आरपीएससी के एग्जाम है वो आगे होते रहते हैं। यानी आरपीएससी खुद को भी मालूम नहीं है कि एग्जाम कब होगा, तो अपन उस चीज पे डिस्कस करके और समय अपने को खराब नहीं करना चाहिए। फिर जनरली देखते हैं कि वैकेंसी, अब वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी का क्लासिफिकेशन होता है, रिजर्वेशन के बेसिस पे होता है। यानी इस तरह से वैकेंसी के ऊपर भी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी वैकेंसी, एग्जामिनेशन की डेट, किसी भी कंपटीशन की मेरिट कितनी रहेगी। जनरली यूं सोचते रहते हैं कि मेरिट इतनी जाएगी, मुझे इतना पढ़ना है। तो आपको तो अपना मैक्सिमम जितनी स्ट्रेंथ है वो लगा देनी चाहिए। इन चीजों को सोचने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं मल्टीपल बुक्स, यानी बच्चा जैसे बहुत ही इमोशनल होता है कि इस बुक में से नहीं तो वो बुक ले आऊं पढ़ लूं। कई बार उसको चैलेंज क्रॉस नहीं कर पाता, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता और एक बुक की जगह वो दूसरी बुक ले लेता है। यानी मल्टीपल बुक अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे अपन 10-10 फीट के कुएं खोदने हैं, तो एक यहाँ पे खोदा, एक वहां पे खोदा, 10-10 फीट के खोदते चले जाएं, 10-10 फीट के 100 कुएं खोद लिए तो आपका पानी कहीं पर भी निकलेगा नहीं। और यदि आपने एक ही जगह पर 100 दिन तक कुआं खोद दिया तो पानी निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना चाहिए। फिर है रोल ऑफ मनी। आदमी के पास पैसे, मैं गरीब हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इन चीजों से कोई कंपटीशन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इवन उल्टा जिसके पास पैसा है वो नुकसान में रहता है। पैसे हो पल्ले तो सीधा कौन चले। यानी पैसे के कारण बहुत सारी डीमेरिट्स डेवलप होती है। नशा करता है, कुछ शौक मौज है, गाड़ी है, मूवीज देखना, अच्छा मोबाइल लाना, इन सब चीजों से उसका टाइम भी खराब होता है और एनर्जी भी होता है। आज अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है इसमें कहीं भी पैसे की जरूरत नहीं है, सारी बेसिक एजुकेशन फ्री है। एक ऐप के अंदर आप बहुत सारी बुक्स है वो देख सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारा नॉलेज है, सारी बुक्स है वो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सस्ती चीजें हैं। तो आप इसको कलेक्ट करके और एक खांचा पकड़ के और पढ़ के और वो कंपटीशन निकाल सकते हैं। इस तरह से परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो बेसिक ये फैक्टर्स है। फिर अपन सोचते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट में परीक्षा को पास करें। ये नहीं आपने देखा, बच्चा देखता है कि मुझे 7 अटेम्प्ट मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, मैं पहले में बिल्कुल सीखूंगा और दूसरे में, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी कंपटीशन हमेशा फर्स्ट यानी एक ही चांस में निकालने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको एक से ज्यादा बार दें। ये अलग बात है, मैं खुद है वो तीसरी चौथी बार में सिलेक्शन हुआ हूं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक चांस में सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। बिल्कुल आप एक सिस्टमेटिक और एकदम फोकस्ड तैयारी करेंगे तो एक अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। देखिए अपना जो इंडिया का सिस्टम है उसके अंदर कास्ट और रिलीजन है वो एक सच्चाई है, लेकिन कहीं पर भी आप ये सोचिए कि मैं उस फलानी कास्ट से हूं या रिलीजन से हूं और बोर्ड का मेंबर उसी कास्ट से है या रिलीजन से है तो मुझे सिंपैथी देके और मुझे मान लो सिलेक्शन में हेल्प कर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ना रिजेक्शन होता है ना इस वजह से सिलेक्शन होता है। ये जरूर है कि आपका बायोडाटा है वो इंटरव्यू बोर्ड के पास में कैसे भी पहुंच जाता है, लेकिन इन चीजों से आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन तय नहीं होता। आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से, इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किस तरह से अपना मेंटल एक्सप्रेशन शो करते हैं, आप किस तरह से अपना नॉलेज शो करते हैं, किस तरह से आपका किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी नॉलेज है, इस आधार पे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन तय होता है। इस तरह से अपन ने ये कॉमन जो क्वेश्चन किसी भी परीक्षार्थी के दिमाग में होते हैं वो डिस्कस किए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।